Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सो क्लास 11th में अभी तुम लोग आ गए हो। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी आ गया है। आई होप बहुत बढ़िया रिजल्ट आया होगा, जैसा आप चाह रहे होंगे एकदम वैसा ही। अब आपने कॉमर्स ले ली है और ISC बोर्ड से बिलोंग करते हो तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम आपके साथ। हम आपको इस साल हर सब्जेक्ट में वन शॉट वीडियोस देंगे, मतलब कोई पार्ट नहीं, एक छोटे छोटे पार्ट, कुछ वही नाटक नहीं। एक वीडियो देखो, पूरा चैप्टर खत्म होगा अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा, एक ब्यूटीफुल बात और बताऊं आपको, जितना भी मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, आप चाहें तो ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करना कैसे है? हमारा एप्लीकेशन है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जैसे जैसे वीडियोस आते चले जाएंगे वैसे वैसे नोट्स अपलोड होते चले जाएंगे, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दिलो दिमाग में एक बात है, वो बात ये है कि आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है सारे के सारे 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो हमारा टाइटन्स बैच लाइव है। आप जाकर एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, जिसमें क्लासेस चलती हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 5 दिन 2 घंटा हर दिन क्लासेस चलेंगी 4 to 6 PM। तो अगर एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर क्या कह रहा है मालिक, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। ये थोड़ा उधर चला गया, दाएं बाएं हो गया थोड़ा, हाँ जी ये सही है। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। यार अकाउंटिंग आया कब आया, कैसे शुरू हुआ, तो चलो भाई बताता हूं। ठीक है, भारत में अकाउंटिंग की शुरुआत होती है जब हमारे कौटिल्य जी ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के ऊपर। वहां पर अकाउंटिंग का जिक्र हुआ था। मैंने यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, इन इंडिया अकाउंटिंग कुड बी ट्रेस बैक टू 23rd सेंचुरी में आया था। 23 सेंचुरी अगो, सॉरी माफी चाहता हूं, 21st सेंचुरी तो भी चली। 23 सेंचुरीज अगो व्हेन कौटिल्य रोट अ बुक एंटाइटल्ड अर्थ शास्त्रा। ठीक है, अभी देखते हैं। द प्रेजेंटली फॉलोड सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज बीन डेवलप्ड ओनली इन 15th सेंचुरी बाय फ्रा लूका पेसियोली। भाई अब बात समझना, डबल एंट्री सिस्टम जो बना है, एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करने की जो बातें डिसाइड हुई हैं, वो 15वीं शताब्दी के आसपास बना है। और किसने बनाया? फ्रा लूका पेसियोली ने। इनकी एक बुक भी है, उस बुक में क्या लिखा है? द प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट वर मेंशन्ड बाय हिम इन हिज बुक। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये टर्म ही इन्होंने अपनी किताब में पहली मर्तबा बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड फेज ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है मेरी जान, आओ जरा देखते हैं। सेकेंड फेज ऑफ अकाउंटिंग में आता क्या है? इन द सेकेंड फेज ऑफ द अकाउंटिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं हम लोग। इसमें गैप होते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होता क्या था ना यार, दिल्ली वाले लोग अलग तरह से अकाउंट्स मेंटेन करते थे, यूपी वाले लोग अलग, बिहार वाले लोग अलग, मुंबई महाराष्ट्र वाले लोग अलग। तो इस चीज को यूनिफॉर्म करने के लिए भारत में आते हैं गैप प्रिंसिपल्स, मतलब अब पूरा देश एक जैसा ही अकाउंटिंग करेगा। लेकिन ये एक और प्रॉब्लम आती थी कि भारत अलग तरीके से अकाउंटिंग करता था, यूएस अलग तरीके से, यूके अलग तरीके से, जर्मनी अलग तरीके से। तो हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि IFRS लाए जाते हैं। इसी बात को मैंने यहां बताया है, जो कि आप ट्रूली देख सकते हो। दिस इज सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग। और थर्ड फेज में अकाउंटिंग बढ़ती है और डेवलप होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट की फील्ड में बड़ी हेल्प करती है, और ये डेवलप होती है इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो भैया, अब हमारा मुद्दे का टॉपिक शुरू होता है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं, एक एक करके हम सारे टर्म्स पढ़ेंगे, बिकॉज आपके लिए कॉमर्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपको एक एक बातों का जानना बहुत जरूरी है। आओ जानते हैं ये ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, of the business that changes its financial position. When any business transaction takes place, it results in change in the values of some of the assets, liabilities और capital. जैसे कि मैं बोलूं, मैंने ये बॉटल खरीदी,
अब ये बॉटल क्या है, ये बॉटल खरीदना एक ट्रांजैक्शन है, बिकॉज से मेरे पैसे कम हो गए, मेरे कैपिटल में फर्क आया, मेरी कैश कम हो गया। बात समझ में आ रही है? और मैंने कोई असेट खरीद लिया, बॉटल एक असेट खरीद ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने बुक खरीदी तो क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन है, मेरे पास से कैश कम हुआ और मेरे पास बुक आ गई। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपका असेट लाइबिलिटी के ऊपर चेंज आए, कैपिटल के ऊपर चेंज आए, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सिंपल, ठीक है। अब ये इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अभी मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है, उसको जो उसका कंक्लूजन है, उसको बेटा हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे कि मैं अगर तुमसे एक बात बताऊं कि एक एग्जांपल लेते हैं, सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। He purchased goods for 4 lakh for cash and sells 3/4 of these goods for 3,80,000. He also pays rent of godown rupees 20,000. अभी क्या हुआ कि वो पैसे लेकर आया बिजनेस में 5 लाख रुपए के, उसने गुड्स खरीदे 4 लाख रुपए के, और 4 लाख का 3/4 उसने बेच दिया। तो मैंने यहां कैलकुलेशन की है, 4 लाख का 3/4 बोले तो 3 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए। कितने में बेचे? 3,80,000 में। तो सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा 80,000 रुपए का, और उसने गोडाउन का रेंट पे किया 20,000 रुपीज। तो फाइनली प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है हमें? 60,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। तो इवेंट क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन का कंसीक्वेंस, इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया ना, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। अभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट का मतलब समझो भैया। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 5 लाख रुपए, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सारे क्या है? ट्रांजैक्शन। और इसका इवेंट क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपीज का। ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है बाबू, वो इवेंट है। बात समझ पे आ रही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगली बात पर आते हैं। ये वाउचर, वाउचर क्या है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट जिससे हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एक अकाउंटेंट। A voucher is a document which provides the authorization to pay on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of accounts. A separate voucher is prepared for each transaction. Voucher छोटी छोटी स्लिप और कूपन जैसा होता है। अभी वाउचर ना ऑथराइजेशन देता है कि भैया आप ये फला फला पैसा खर्च कर सकते हो। जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में अगर 4 बार चाय आ रही है तो 4 वाउचर्स इशू किए जाएंगे, और उस वाउचर से जो हमारे अकाउंटेंट हैं वो हर ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं। तो वाउचर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ रही है? उसी को देखकर आपको हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब वो सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं आप। बढ़े आगे। क्लियर बेटा? वाउचर क्या होता है समझ में आ रही है? अब बाबू ये कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब, जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बढ़िया बढ़िया बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया, और नाम रख देना मिस्टर ग्रे। 50 शेड्स वाला नहीं है ये, लेकिन मान लो वही है। मिस्टर ग्रे ने एक बेकरी स्टार्ट की, इसका नाम है ग्रे बेकरी, और इसने बिजनेस स्टार्ट करते समय घर से लेकर आए 5 लाख रुपए। या ये कैश में ला सकता था, या ये गुड्स ला सकता था, या कोई मटेरियल ला सकता था, या कोई एसेट ला सकता था। तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल सिर्फ कैश में ही होनी चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई भी पैसा या कोई भी चीज जो ओनर बिजनेस को सेटअप करने के लिए लेकर आता है, उसको कैपिटल कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। और कैपिटल को निकालते कैसे हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया समझ में तो आ रहा है ना? आराम से वीडियो पॉज करके तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, और वैसे डाउनलोड कर लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिख के रखा है यार। चलें अब आते हैं एसेट्स। असेट्स के ऊपर आते हैं। भैया ये एसेट क्या होता है? मैं अगर तुमको एकदम आसान भाषा में बताऊं, जो भाषा तुम समझना चाहते हो, तो बताऊं क्या होता है एसेट्स? ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी है, तुम्हें बिलोंग करती है, और तुम्हें किसी को वापस नहीं करना है, वो एसेट है। अच्छा सर, वो मेरी है, बहुत वैल्यूएबल है, और वो मुझे किसी को वापस भी नहीं करना, तो क्या वो मेरी असेट हुई? अबे नहीं, वो तुम्हारी लाइबिलिटी हुई। बताऊंगा आगे कैसे। एसेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैज वैल्यू विच बिलोंग्स टू यू एंड यू डू नॉट हैव टू रिटर्न टू समवन। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसे पढ़ा रहे हो? गलत चीज है ना। आओ देखते हैं। असेट्स anything which is in possession or the property of a business enterprise, including the amount due in the form of due to it from others। मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो 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 जो, जो बिजनेस का है या किसी से लेना है, वो सब असेट कहलाएगा। असेट के 2 पार्ट बताए गए हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा होता है मेरी जान करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स क्या है मालिक?
नॉन करंट से दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ऐसा पैसा जो बिजनेस में हमेशा लगा रहेगा उसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसको जनरली बिजनेसमैन विड्रॉ नहीं करता है। पता है नॉन करंट एसेट्स दो तरह के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग हो गई टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल मतलब जिसको टच और फील नहीं कर सकते, जैसे सर्टिफिकेशंस हो गए, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे गुडविल हो गई, उस चीज को हम लोग इनटैंजिबल बोलते हैं। नॉन करंट एसेट समझ में आ रहा है? जो लंबे समय तक बिजनेस में लगा रहेगा। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी कोई भी चीज जिसको मैनेजमेंट बेचना चाहता है या उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता है 1 साल के अंदर, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट और फिक्स एसेट्स या नॉन करंट में डिफरेंस समझ में आया ना बच्चा पहाड़ी? आओ जरा देखते हैं अगला एसेट जिसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड सर मत बोला करिए, आज तो सैटरडे भी नहीं है। अरे बदतमीज बच्चों, आगे जरा देखो लिक्विड का मतलब क्या है। ऐसी कोई चीज जो कैश के फॉर्म में है या तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। दोज एसेट्स व्हिच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको बोलते हैं अपन लोग लिक्विड एसेट्स। जैसे कि डेटर्स। डेटर्स कौन होता है? जिनसे पैसा हमको मिलना होता है, मतलब जिनको हमने उधार में सामान बेचा है। आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी चीज जो कैश के फॉर्म में है या तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। वेस्टिंग एसेट्स अगला। सर वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? दोज एसेट्स विच आर कंज्यूम थ्रू बीइंग वर्कड और यूज। मतलब जैसे माइंस हैं, कोल माइंस हैं आपके पास, ठीक है ना? आप निकालते जा रहे हो कोल और कोल खत्म होता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिंग एसेट्स। इसका इस्तेमाल करने से जो एसेट खत्म हो सके उसे वेस्टिंग एसेट्स कहेंगे बच्चा पहाड़ी। अब आते हैं फिक्टिशियस एसेट, झूठ मूठ का एसेट। ये एसेट नहीं है, ये कभी भी आपको पैसा देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्टिशियस, झूठ मूठ का एसेट। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया, वो तुमने देखा होगा ना, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाई, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अभी क्या हुआ? निरमा ने ये ऐड किया 2000 में, ठीक है ना, लेकिन उसका बेनिफिट उसको आज भी मिल रहा है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो उसने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया उसका बेनिफिट आज ही बोल रहा है, तो ये तो एक एसेट हो गया। लेकिन ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो हमको पैसा ला के दे दे, तो इसे फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में डाला जाता है। झूठ मूठ का एसेट, ऐसा एसेट जो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आते हैं लाइबिलिटी के ऊपर। ओहो हो, लाइबिलिटी की बात हो रही है तो तुम्हारी उनकी ही मैडम की ही बात चल रही है। खैर लड़कों क्या ही कर सकते हो तुम। लाइबिलिटी का एकदम देसी मीनिंग सुनो। ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे पास है, उसे कुछ वैल्यू है, लेकिन तुम्हें उसे किसी को वापस करना है, वो क्या है? लाइबिलिटी है। आओ जरा देखते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे टू इट्स आउटसाइडर। ऐसा पैसा जो आउटसाइडर को पे करना है मालिक, उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे निकालते हो? असेट्स माइनस कैपिटल, सिंपल। आओ जरा देखते हैं। लाइबिलिटी भी दो तरह की है, एक है अंदरूनी इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी बोले तो ऑल द अमाउंट विच बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और द ओनर। ऐसा अमाउंट जो खुद ओनर को पे करना है बिजनेस को, उसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, जैसे कि कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर, जो बाहरी लोगों को पे करना है, उसे बोलते हैं अपन लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि लोन। क्रेडिटर्स कौन होता है? जिसको सामान, जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है, ठीक है ना, उसको पैसा पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अभी डिटेल में आएगा बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी की अगली क्लासिफिकेशन पर आते हैं, वो है नॉन टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी। लंबे समय की लाइबिलिटी, आसान भाषा में दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर अ पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। जनरली बोला था 1 साल से देर में जिसको पे करना है उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स क्या होता है? आने वाले समय में आप मेरे से सीखते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर ही पे करनी है, उसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, जो भी जल्द में पे करनी है, उसे बोलते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले टर्म पर आते हैं। अगला टर्म है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सर ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का बेसिक सा मतलब बेटा ये आज की डेट पर लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे ये हमारे लिए पेएबल बन जाएंगी, तब ये हमारी लाइबिलिटी होंगी। आज लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये हमारी लाइबिलिटी बन जाए, उनको हम लोग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। These are not the actual liabilities on the date of balance sheet, but may become payable only on the happening of some specific event। कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमको पे करना पड़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं contingent liability। याद रखना, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन ये कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बच्चा पाड़ी? एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है कॉमर्स की दुनिया में आकर बढ़िया तुम लोग धमाल मचाने वाले हो कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और साथ में मुझे ये भी लिखकर बताओ कि तुम किस पार्ट से हो, इंडिया में कहां से पढ़ रहे हो। लखनऊ से हो, कोलकाता से हो, जमशेदपुर से हो, कानपुर से हो, बॉम्बे से हो, मुंबई पुणे से हो, कहां से हो तुम? मेंशन करो मुझको कहां से हो तुम और किस स्कूल में पढ़ते हो। भाई तो मजा आएगा, थोड़ा सा ऐसा अटैचमेंट सा होगा। चलो भाई, अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। इट रेफर्स टू दोज पर्संस और फर्म्स whom goods have been sold on credit and payment has not been received। ऐसा आदमी, ऐसे बंदे, ऐसे एंटरप्राइज जिसको हमने सामान उधार में बेच रखा है, ठीक है ना, और उनसे पैसे अभी भी नहीं मिले, उनको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है बेटा डेटर्स और दूसरा आता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। एक आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो हम बोल सकते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को क्लब कर दो तो ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने किसी एक्सक्यूज मी किसी बंदे को उधार में सामान बेच रखा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। आओ अब देखते हैं कि भैया ये ट्रेड पेएबल्स क्या है। अच्छा, उसके पहले डिटेल में मैं अगर तुमको डेटर्स भी बता दूं तो क्या होगा। डेटर्स वो बंदा है एग्जैक्टली जिसको हमने सामान उधार में बेचा है, उससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारा डेटर्स है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? जब हमारे डेटर ने एक बिल साइन करके हमको एक्सेप्टेंस दे दी कि हम आपका पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद करने वाले हैं, तो वो डेटर हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे, भी पूरा चैप्टर ही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, शुरू हुआ है अभी। ट्रेड पेएबल्स क्या हो गया? The amount payable on account of goods purchased or services taken in the normal course of business। अगर हमने किसी से उधार में सामान खरीदा है तो वो कहलाएगा ट्रेड पेएबल्स। यहां पर भी ट्रेड पेएबल्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है क्रेडिटर्स जिसको हमें सामान बेचना है, जिसको हमें पैसा वापस करना है, और दूसरा है बिल्स पेएबल, मतलब हमने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपके बिल का भुगतान 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद करने वाला हूं। अगर हम देखें तो ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि पैसा मिलना है हमारे लिए, वो असेट की कैटेगरी में आएगा। ट्रेड पेएबल्स हमें पैसा वापस करना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। ट्रेड पेएबल समझ में आ रहा है? अगर मैंने किसी से उधार में सामान खरीद लिया है, ट्रेड पेएबल्स, और हमने किसी को उधार में सामान बेच दिया है, ट्रेड रिसीवेबल। सबको क्लियर है बात? आगे बढ़ जाऊं। अब आते हैं ये परचेज क्या होता है, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट कवर करेंगे। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। मान लेते हैं मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर का सामान खरीद रहा हूं, तो वो मेरे लिए परचेजेस कहलाएगी। लेकिन मेरा बिजनेस फर्नीचर का और मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, तो मोबाइल फोन खरीदना मेरे लिए परचेजेस आएगा क्या? नहीं, तब उस केस में मोबाइल फोन खरीदना मेरे लिए परचेज का काम, परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। सबको सॉर्टेड है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स क्या होता है? इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। अगर हमने सामान किसी कस्टमर को बेच दिया है और बदले में उससे कुछ पैसा ले लिया है, उसको हम सेल्स करेंगे, सेल्स कहेंगे। अब सेल्स ना उसी चीज में होनी चाहिए जिसमें हम डील करते हैं। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने फर्नीचर बेचा तो वो मेरे लिए सेल्स है। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैंने कंप्यूटर बेच दिया तो वो मेरे लिए सेल नहीं कहलाएगी। तो जिसमें हम डील करते हैं वही परचेस और वही सेल्स होगा, याद रखना ये बात। आते हैं अगले टर्म में, और अगला टर्म है गुड्स। कई बार सुनोगे ये गुड्स क्या है, आओ देखते हैं मालिक गुड्स क्या कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। ऐसा सामान जो आपको बेचना है या ऐसा सामान जिससे आप कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको गुड्स कहते हैं। मतलब एनीथिंग विच इज मेंट फॉर सेल। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मेरे गोडाउन में
बहुत सारा सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्लियर बच्चों पाड़ी? अगले टर्म पर आ जाए। अगला टर्म है स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। क्या होता है? स्टॉक इंक्लूड्स ऑल दोज गुड्स which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period. ऐसा सामान जो मेरे गोडाउन में अभी बिका हुआ नहीं है लेकिन बेचने के लिए ही रखा है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। बात समझ में आ रहा? ऐसा सामान जो अभी तक मेरा बिका नहीं है और मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक दो तरह का है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर is opening stock and unsold stock at the end of the year is known as closing stock. Simple, straight, समझ में आ रही बच्चा? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला है इन्वेंट्री। क्या है? बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक भी आता है, डिफरेंस भी हम देखेंगे। आओ देखते हैं। इन्वेंट्री पहली बार तो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स क्या है? It includes inventory of raw materials purchased for using them in the products manufactured but still lying unused. जैसे मान लेते हैं मेरी बेकरी का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने रॉ मटेरियल्स मंगा रखा है, फ्लोर मंगा रखा है, क्रीम मंगा रखी है, लेकिन मैंने अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, बस मेरे पास रखा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? उसे बोलेंगे हम लोग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया? इट मींस गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। मतलब ऐसे गुड्स जो अभी पूरे नहीं बने, आधे बने हुए हैं, उनको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरी कैटेगरी क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब ऐसे आइटम जो बनके तैयार रखे हैं, उनको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसी को स्टॉक बोलते हैं। इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड एंड रेडी फॉर सेल। जो एकदम रेडी है और हमारे गोडाउन में रखा, उसको स्टॉक बोलते हैं और इसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगला है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। मतलब ऐसे गुड्स जो हमने खरीदे हैं फॉर रीसेलिंग पर्पस, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बनाए नहीं है, खरीदे हैं फॉर रीसेलिंग। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा जाएगा। स्टॉक रेफर्स टू गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारे गोडाउन में जितना भी माल जो बिका हुआ नहीं है और वो पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन के अंदर, उसको बोलते हैं स्टॉक। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड स्टॉक। इन्वेंट्री आपने देखा ना क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, सब कुछ आता है इन्वेंट्री के अंदर। अब कई बार पूछा होता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप कैसे वैल्यू करेंगे, तो मैं एक वो पॉइंट लिख कर दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड एट द कॉस्ट प्राइस और रियलाइज्ड वैल्यू विच एवर इज लेस। हम इन्वेंट्री को हमेशा उस प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे जितना उस पर खर्चा हुआ है, मतलब कॉस्ट लगी है, या वो जितने में हमें बिक सकता है मार्केट में, उनमें से जो कम होगा उस वैल्यू पर उसको नोट डाउन करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास 4 टेलीविजन है, उसको बनाने में 10-10 हज़ार रुपए खर्चा लगा, तो 40 हज़ार रुपए हो गए उसकी कॉस्ट, लेकिन मार्केट में वो 8 हज़ार रुपए की ही बिकेगी, तो मतलब रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 8,000 इंटू 4 32,000। तो हमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो वैल्यू करनी है 32,000 पर, ना कि 40,000 पर। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? आगे बढ़े। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का सिंपल सा डेफिनेशन है मेरे भाई। प्रॉफिट का मतलब एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अगर कर दो तो क्या टर्म निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा। मैंने जितना सेल्स करके पैसा आया और उसको बनाने में जो खर्चा लगा, मान लेते हैं 10 रुपए का सामान बिका, उसको बनाने में 8 रुपए खर्चा था, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 माइनस 8 2 रुपए। क्लियर है? आगे बढ़ते। गेन क्या होता है? गेन और प्रॉफिट दोनों अलग चीजें हैं। इट इज मॉनिटरी बेनिफिट और प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। गेन आपको बिजनेस की वजह से नहीं होता है, मतलब आपने कोई जमीन थी बेच दी, उससे आपको फायदा हो गया, उसे गेन बोलते हैं। बिजनेस से जो फायदा होगा उसे प्रॉफिट कहते हैं। समझ में आ रही है बेटा जी? लॉस किसे बोलते हैं? जब हमारा टोटल एक्सपेंस ज्यादा हो टोटल रेवेन्यू से, तब लॉस आ जाएगा। खर्चा ज्यादा कमाई कम, डिफरेंस जो होगा वो लॉस हो गया। अगला है एक्सपेंस क्या होगा? किसी भी सामान को बनाने में जो खर्चा लग रहा है उसे एक्सपेंस करेंगे। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? एक सामान को बनाने में लेट्स से 10 रुपए खर्चा हो गए और 2 रुपए बेचने में खर्चा हो गए, तो 12 रुपए एक्सपेंस हो गया। ठीक है बच्चों पहाड़ी?
चले बड़े, अब ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है भाई? एक्सपेंडिचर का मतलब एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश फॉर पर्पस ऑफ एक्वायरिंग असेट्स। कुछ एसेट्स को एक्वायर करने में जो खर्चा हो रहा है उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर की भी दो क्लासिफिकेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से देखना, ये वैसे इकोनॉमिक्स में भी आएगा क्लास 12 में। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कुछ भी फिक्स असेट्स एक्वायर करने में पैसा खर्चा कर रहे हो, असेट्स ले रहे हो, बिल्डिंग ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, मशीनरी बढ़ा रहे हो, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोजमर्रा में बिजनेस में पैसा खर्चा होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स से आप रोजमर्रा में जो बिजनेस में खर्चा लगा रहा है वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे हमारी बेकरी है, उसमें रॉ मटेरियल में लग रहा है पैसा, लेबर को पैसा जा रहा है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और हमने अपनी बेकरी में मशीन्स बढ़ा ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब ये रेवेन्यू क्या होगा? माल को बेचकर जो सामान, जो पैसा आता है उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। मेरे पास फर्नीचर का बिजनेस था, मैंने फर्नीचर बेच दिया, बेचने से जो पैसा आया उसे रेवेन्यू बोलेंगे। इट मींस द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो पैसा जो गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद मिलता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। इनकम क्या है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होंगे तो इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग इनकम कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? जब कोई ओनर ऑफ द बिजनेस से या तो पैसे या तो सामान विड्रॉ कर ले फॉर पर्सनल पर्पस, उसको ड्रॉइंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ड्रॉइंग का मतलब क्या होगा? बिजनेस से कोई भी पैसा अगर हमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया है तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे। सबको क्लियर? एकदम बढ़िया समझ में आ रही ना बात? प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको अपन प्रोप्राइटर बोलते हैं। इट इज द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस एंड हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस। वो जो ओनर है, जिसने रिस्क लिया है, जिसने पैसे लगाए हैं, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। अब आते हैं अगले टर्म पर, और अगला टर्म है डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट का मतलब क्या है? आप सभी लोग को पता होगा डिस्काउंट क्या है, कि जब सेलर आपको कुछ छूट दे दे, बोले कि कुछ अलाउंस दे दे कि चलो भैया कुछ कम पैसे दे दो, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अलाउंसेस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। अब डिस्काउंट की दो कैटेगरीज हैं, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। भैया हमारे गुड्स 10,000 रुपए के आते हैं, हम 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। 20% हमारे यहाँ स्टैंडर्ड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं दिखाते हैं। जब ये हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कोई अलग से एंट्री पास नहीं करते हैं। मैं जर्नल के चैप्टर में आपको बताऊंगा भी ये। कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तुरंत पैसे दे दो तो मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा, उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहेंगे। समझ में आ रही है बच्चे पाड़ी? रिबेट क्या होता है? रिबेट भी सिमिलर टू डिस्काउंट, लेकिन रिबेट अक्सर कंपनी तब देती है जब उन्होंने कोई गलत सामान भेज दिया हो, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सामान नहीं भेजा हो, डैमेज प्रोडक्ट दे दिया हो, तो उस केस में एक कंपनी, एक सेलर दूसरे परचेजर को डिस्काउंट देता है, जिसको हम लोग रिबेट कहते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैज बीन सोल्ड। एग्जांपल देके मजा आ जाएगा। रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। मुझे जो सामान भेजा था सही नहीं भेजा, तो मैंने आपकी जो वैल्यू थी उसको कम कर दिया, मतलब मैं आपसे अब कम पैसे चार्ज करूंगा। होता एक तरह का डिस्काउंट ही है बेटा, ठीक है ना? चले बड़े, अब ये एंट्री क्या होती है? तो लोग सोचते हैं ना जर्नल एंट्री बनानी है। एंट्री क्या है? When a transaction or event is recorded in the books of accounts, जब हम अकाउंट्स की जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो बुक्स मेंटेन करते हैं, उसमें जब हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसको एंट्री कहा जाता है। बैड डेट्स क्या होते हैं? डेटर तुम्हें पता है? डेटर एक आदमी था जिसको हम लोगों ने सामान उधार में बेच दिया था। सामान उधार में बेच दिया था, तो ये क्या कहलाता था? डेटर। और अब डेटर हमको बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? बैड डेट्स कहलाएगा। इट इज द अमाउंट दैट हैज बीन इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। अगर कोई पैसा डेटर से इररिकवरेबल हो जाए, जिसको हम रिकवर ना कर सकते हो, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलेंगे। एक तरह का लॉस है ये बिजनेस के लिए। अगला, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंट सुना है? दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया भाई साहब।
इट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। ऐसी एंटरप्राइज या ऐसा पर्सन जो अब कुछ भी कर लो, उसको जेल में डाल दो भाई, उसका कोई एसेट्स नहीं है, वो पे ही नहीं कर सकता है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो अपने डेटर्स, अपने डेट्स को पे कर सकता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, अपने उधारी को पे कर सकता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टोर्स क्या होता है? ऐसा सामान बिजनेस का जो हमने अपने अपने ऑफिस वगैरह में लगा। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, लेकिन मैंने थोड़ा सोफा कुर्सी मेज अपने ऑफिस में डाल रखी है, मैंने खुद कंज्यूम कर लिया है, तो उसको स्टोर्स कहते हैं। मटीरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल, खुद के कंजम्पशन के लिए है और बेचने के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोर्स। एंटिटी का क्या मतलब? A business entity means an economic unit which is formed by earning for earning by providing services or selling goods। ऐसा enterprise, ऐसा business जो आपने सेटअप किया है, जैसे लेट्स से आपने बेकरी सेटअप की, तो बेकरी का बिजनेस आपके लिए एंटिटी कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चले बढ़े आगे। टर्नओवर क्या होता है? एक साल में मैंने कितना सामान बेचा, उस चीज को हम टर्नओवर बोलते हैं। टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज टर्नओवर। अभी लाइव स्टॉक क्या है? जो कैटल्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो एक ओनर अपने पास रखता है, उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज केटल और लाइव स्टॉक और हॉर्सेस इज नोन एज लाइव स्टॉक। समझ में आ रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमने अपना पैसा कहीं शेयर्स में, कहीं डिबेंचर्स में रख रखा है, जिससे हमको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर अर्निंग अ रिटर्न, और पैसा बनाने के लिए हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, पैसों को डिप्लॉय कर दिया अपने फंड्स को, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एन एसेट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी बैलेंस शीट में जो असेट को आपने जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर रखी है। समझ में आ रही है बात? अब लास्ट कीवर्ड पर आते हैं। लास्ट कीवर्ड है हमारा जीएसटी। पता है बेटा, पहले क्या हुआ करता था? बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस लगते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट। इन सबको क्लब करके, मर्ज करके भारत सरकार ने एक टैक्स बना दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स। समझ में आ रही है बात? सभी को क्लियर? अब देखो, पूरे चैप्टर डन है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आप करोगे, इसके शॉर्ट आंसर्स आप लिख कर दिखाओगे। दिस इज योर होमवर्क। और अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसके आपको आंसर बताने, हम तुम मिलकर इनके आंसर्स बताएंगे। क्या रेडी हैं? चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ऐसा पैसा जो बिजनेसमैन ने खुद लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, उसे कैपिटल बोलेंगे। अमाउंट विच द फर्म ओड्स टू आउटसाइडर्स, किसी बाहरी को जो पैसा देना होगा, वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। सिंपल है ना? चलो करें। रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ, रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? रेगुलर पैसा जब भी रिसीव होगा। रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर, रेकरिंग इन नेचर होगा, रेकरिंग, बार बार मिलेगा। आपकी बेकरी में केक आप रोज रोज बेच रहे हो, वो रेकरिंग इन नेचर है। डैश इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। किसी भी सामान को बनाने में खर्चा जो लगता है, उसको एक्सपेंस कहते हैं। ऑल दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर रीसेल आर नोन एज गुड्स। ऐसा कोई भी सामान जो आपने रीसेल करने के लिए खरीदा हुआ है, उसको बेटा गुड्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है ना? चले आगे बढ़े ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं। द पर्सन who still owes some amount to the business for sale of goods are termed as, इसको क्या बोलेंगे? debtors। किसी और के पास पैसा रखा हुआ है, मतलब सामान बेचा है, excuse me, उसने पूरा पैसा नहीं दिया, तो उसको debtors बोलते हैं। The person to whom money is owing by the firm for purchase of goods are termed as creditors। ऐसा आदमी जिससे हमने सामान उधार पे खरीदा है और हमें वापस करना है, उसको हम लोग बोलेंगे creditors। assets
held for continued use in the business and not meant for resale are termed as non current assets. जो हमेशा रखना है वो नॉन करंट एसेट्स को कभी बेचा नहीं जाता है बेटा. फिर डैश आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड व्हिच कैन बी सीन और फेल्ट. फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब टेंजिबल एसेट्स. डैश रेफर टू दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड नॉर्मली विद इन 1 ईयर. एक साल के अंदर पे करेंगे तो उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी. समझ में आ रही है ना बात बेटा? चले, क्वेश्चंस क्लियर लग रहे हैं. अब हमको क्लासिफाई करना है इन सारे आइटम्स को कि कौन सा असेट है, कौन सी लाइबिलिटी है. ठीक है ना, कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा रेवेन्यू है. आओ जरा देखो, पहला आइटम है सेल्स. सेल्स क्या होगी, चलो बताओ. सेल्स का मतलब क्या हुआ? सेल्स मतलब सामान बेचा, पैसे आए, तो सेल्स हो गया हमारा रेवेन्यू. बैंक बैलेंस, हमारा पास पैसा है, ये हो गया असेट. डेटर्स, इससे पैसे मिलने हैं, वो भी हो गया असेट. बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, इसको पैसा देना है, ये हो गया लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स, इसको पैसा देना है, ये भी हो गया लाइबिलिटी. समझ आ रहा है? सैलरी टू मैनेजर, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंस, खर्चा. डिस्काउंट टू डेटर्स, डेटर्स को आपने डिस्काउंट दे दिया, ये भी क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेंस. ये भी क्या आ गया, एक्सपेंस, खर्चा. फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी क्या हो गया, एक्सपेंस. सब बच्चों को समझ में आया कैसे क्लासिफाई करेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक छोटी सी एक्सरसाइज करने से समझ में आया. चलो भाई, अब आओ कुछ एमसीक्यूज हो जाएं, ठीक है ना, जिनसे मजा आ जाए आपको क्वेश्चंस करने के लिए. चलो, मैं बार बार नीचे के देखता हूँ, मेरी यहाँ पर स्क्रीन लगी है, सो आई ऑलवेज सी की वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग और नॉट? तुम्हें कैसा लग रहा है वीडियो, तुम्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. और हर एक कॉमर्स के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है भाई, और कर्तव्य निभाओगे ना यार तुम. ठीक है, चलो आओ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं और सारे एमसीक्यूज को निपटा देते हैं. चला जाए भाई, शुरू किया जाए. चलो भाई, पहला क्वेश्चन. इन अ बिजनेस, परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज्ड इन ऑफिस, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल. यस, ऐसा कोई भी सामान जो रीसेल के लिए खरीदा है वो परचेज है. अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स is revenue receipts, capital receipts, sometimes revenue, sometimes capital reserve. इसे revenue receipt बोलते हैं. जो रेगुलर होगा, जो रोज रोज होगा, सामान बेच के पैसा मिलेगा, सामान बेच के पैसा मिलेगा, रेवेन्यू रिसीट्स. कोई असेट बेच के पैसा मिलेगा, कैपिटल रिसीट्स. याद रखना, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया. थर्ड क्वेश्चन, द टर्म फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड. फिक्स्ड असेट्स में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी. मशीनरी आएगा भाई फिक्स्ड एसेट्स के अंदर. तो थर्ड का आंसर हो गया सी. बात समझ में आ रही है? आओ भैया आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. द टर्म करंट असेट्स इंक्लूड डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम. अब भाई करंट असेट्स के अंदर क्या आएगा, जरा अब ये सोचो, सब बच्चे सोचो. करंट असेट्स के अंदर क्या आएगा? डेटर्स. ठीक है ना? चलो भाई, चलो 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 चलो, एक सेकेंड बच्चा पाड़ी, एक चीज और देख लेता हूं मैं इसी के बीच में. यहां पर तो ना ये सारे ऑप्शन ही करंट एसेट्स हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स है, अर्नड इनकम भी करंट एसेट्स है, सभी एसेट्स है. चलो भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके. ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, सारे ही है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था इसमें. फिफ्थ क्वेश्चन, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड. करंट एसेट्स में क्या नहीं आता है? स्टॉक, लैंड, प्रीपेड. लैंड नहीं आता है भाई, ठीक है. आओ, टेंजिबल एसेट इज अ गुडविल, स्टॉक, पेटेंट्स, लैंड. लैंड होता है टेंजिबल, और स्टॉक भी आ सकता है टेंजिबल में. तो काफी कंफ्यूजिंग भरा ये क्वेश्चन है यहां पर. चले आगे बढ़े, समझ में आ रही बात? अगले क्वेश्चन बात है. इनटेंजिबल असेट क्या होता है? गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, जिसको टच फील नहीं कर सकते. वेस्टिंग असेट्स, जो कंज्यूम करो तो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल वेल्स. फिक्स्ड लाइबिलिटीज इंक्लूड. फिक्स्ड लाइबिलिटीज इंक्लूड लाइबिलिटीज. भाई देखो, फिक्स्ड लाइबिलिटीज कैसा टर्म है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स. फिक्स्ड लाइबिलिटी
होना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लंबे समय तक पे करना है। फिक्स्ड लाइबिलिटीज को नॉन करंट लाइबिलिटीज इनको बोलना चाहिए करेक्ट तरीके से। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स। भाई बिल्स पेबल का भी भुगतान तुरंत करना होता है, क्रेडिटर्स का भी भुगतान तुरंत करना होता है। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन डिबेंचर्स की जगह होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द, ये भी सारे के सारे होते हैं करंट लाइबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? असेट खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में जब रिपेयर्स कराई जाती, कभी कभी कराई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो रोज रोज खर्चा होता है। एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं होगा इसमें से। ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग। तो कुछ आपने क्वेश्चंस भी देखे जो एमसीक्यूज में कैसे करने हैं। तो इतना है पहले चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। ये पूरे नोट्स जाकर डाउनलोड कर लो और एक बार मजा आ जाएगी जब आप ये चैप्टर मेरे साथ साथ कवर करेंगे। आप बताइए आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है और कब से समर ब्रेक है, सो दैट मैं आपका सिलेबस बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से वन शॉट वीडियोस में खत्म करा दूं। ठीक है, दिस मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास एंड लॉट्स ऑफ लव। जाकर ये पीपीटी डाउनलोड कर लो और अगर मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो टाइटन्स बैच में एनरोल कर लो। कॉल करो 8112601234 पर। विश यू लक।